जय हिंद दोस्तों आज फाइनली एलटी मेंस का हिंदी का पेपर हो गया। पिछले एक महीने से मैं पूरी तरीके से जी जान लगा करके बस इसी में लगा हुआ था। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ थे उन सबसे मैंने एक चीज़ कहा था कि आप सब लोग अपने जीवन के 20 दिन मुझे दे दीजिए, जो मैं कहूँ सिर्फ वो कीजिए। और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन ना हो या मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊँ वो ना आए एग्जाम्स में, तो फिर आप लोग मुझे पकड़ करके चौराहे पे खूब पीट लीजिएगा। लेकिन मैंने उन लोगों से मांगे सिर्फ वही 20 दिन थे कि आप लोग मुझे 20 दिन दे दीजिए। और आज पेपर हो गया है और मैं एकदम आराम से कह सकता हूँ कि जो मैंने कहा था वो हुआ। मैंने बच्चों को जो चीज़ें पढ़ने को कही थी उन्होंने बस उतना पढ़ा, उतना ही आया। और मैंने बच्चों को जो चीज़ें नहीं पढ़ने को कही थी कि जिन्हें छोड़ देना, जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, फलाना ढिकाना चिपलाना सब पढ़े जा रहे थे। मैंने उनको सीधे सीधे कहा था कि इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। यूपीपीएससी का इतिहास है कि यूपीपीएससी केवल वही चीजें पूछता है जो उसके सिलेबस में हो। होम साइंस का जब पेपर हुआ था, तो चूंकि मैं होम साइंस भी पढ़ाता हूं, तो एलटी मेंस में होम साइंस में मैंने यही कहा था कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखिए, वही चीजें आएंगी। और वहां पर वही हुआ था। मैंने वहां पर भी सारे क्वेश्चन फंसा दिए थे। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने क्वेश्चन आए हैं, सारे के सारे 20 के 20 प्रश्न मैंने फंसा दिए हैं। 20 के 20। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि बाहर से आया हो जिसका मैंने अपने बच्चों को अभ्यास ना कराया हो। और अपने बच्चों से मैं ये भी कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है कि झूठ है। और मैंने सारे प्रश्नों का डिस्कशन कराया था। पिछले एक महीने से जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी टेस्ट सीरीज में से सारे प्रश्न आए हैं। और उन टेस्ट्स में मतलब बच्चों की मैं कॉपी चेक करता था, अगले दिन उनका डिस्कशन करके उनको ये भी बताता था कि आखिर आपकी गलतियां क्या हैं। और सारे बच्चों की विधिवत गलतियां बताई थी, एक एक चीज बताया था, उनको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। इतनी मेहनत की थी। हर दिन कम से कम 9 घंटे मैं केवल हिंदी के एलटी मेंस के बच्चों को दे रहा था। और ये बच्चे, आप लोग जब कमेंट पढ़ेंगे तो बच्चे उसमें खुद ही बता देंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। और पिछले एक महीने से यही सब चल रहा था। और आखिर देख लीजिए, जो चीज़ें मैंने बोली थी एग्जैक्ट वही हुई। क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि एक्सपीरियंस कभी झूठ नहीं बोलता। हिंदी साहित्य में यूपीएससी में मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए थे हिंदी साहित्य के ऑप्शनल में। यूपीपीएससी में भी मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए थे हिंदी के ऑप्शनल में 2020 में। और सबकी मार्कशीट पड़ी हुई है, इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। हिंदी से ही बिहार पीएससी में 2023 में अमित कुमार है, वही मेरा स्टूडेंट, उसने हिंदी साहित्य से ऑप्शनल में टॉप किया था। और आज वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे है, ठीक है, लेबर कमिश्नर की पोस्ट पे है, ठीक है। तो इतना सब कुछ मैं कर चुका था। और उसके बाद मैंने अपने बच्चों से यहाँ भी कह रखा था कि आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज में से कम 16-17 प्रश्न तो मैं फंसा करके दिखाऊंगा। 20 में से 16-17 तो एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे। और मैंने 20 के 20 फंसा दिए। और मैं कोई फालतू की फर्जी बातें नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कल के दिन पे एक वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें सारे प्रश्न पत्र जो कि मैंने अपने टेस्ट सीरीज के बच्चों को दिए हैं, सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को उस वीडियो में दिखा दूंगा कि मैंने सारे प्रश्न कराए थे कि नहीं कराए थे, ठीक है। और इसके बाद और कुछ कहने को बचता नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर का लेवल जो था, पेपर का लेवल मैंने देखा, पेपर का लेवल वैसा ही था जैसा कि यूपीपीएससी अपने मेंस के एग्जाम में हमेशा पूछता रहा है। अब आप कहोगे कि कौन सा मेंस का एग्जाम, तो भैया इसके पहले देखिए यूपीपीएससी में ऑप्शनल का पेपर हुआ करता था अपर पीसीएस के मेंस में, है ना। और वहां पे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे। और मैंने बच्चों को कह भी रखा था कि भैया आपके क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। बच्चों को लग ही नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि अरे नहीं सर, यहाँ का पढ़ लेंगे, वहां का पढ़ लेंगे। कुछ नहीं आया भाई, जो मैंने कहा था उतना ही आया। और आज मैं आप लोगों को, देखिए मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे घर पे कोई बोर्ड वोर्ड है नहीं, है ना। मैं घर पे ही बच्चों को पढ़ाता था या रुद्र आईएएस में बच्चों को पढ़ाता था, है ना, 2 ही जगह पर पढ़ाता था। तो भाई घर पे जब पढ़ाता था तो मेरे पास कोई बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे भी कोई बोर्ड नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल है और उसी मोबाइल से वीडियो बन रही है। और इसी मोबाइल से, अब देखिए ये चीज़ है ना कि प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। अगर आप मेहनत करते हैं तो वो एक ना एक दिन काम आएगा ही, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारे के सारे 20 प्रश्न यहाँ पे ऐसे के ऐसे हूबहू बता सकता हूँ कि इनका आंसर क्या है। ऐसे ही थोड़ी ना मैंने टॉप किया था, इतनी मेहनत करने के बाद ही तो कुछ किया होगा ना। क्योंकि भैया यूपीएससी पूरे इंडिया का एग्जाम है और यूपीपीएससी पूरे यूपी का एग्जाम है। जनसंख्या जानते हैं ना, इंडिया की 140 करोड़ पार है और उत्तर प्रदेश के अपने 20 करोड़ के पार है। तो अगर उन एग्जाम्स में मैं ऑलरेडी टॉप कर चुका हूं तो मेहनत की होगी तभी तो किया होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बता देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उनका आंसर भी बता देता हूं। आप लोग इनसे मिला लीजिए कि आपका आंसर सत्य के कितना नजदीक है।
और अगर आप लोग ये जान लीजिएगा कि 15-16 क्वेश्चन आपके मैच कर रहे हैं ठीक ठीक, तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, मैंने अपने बच्चों को शुरू से ही, पहले दिन से ही ये सिखाया था कि आपको 20 के 20 प्रश्न करने हैं। एग्जाम के एक दिन पहले भी मैंने सभी बच्चों को ये चीज़ बता रखी थी, 2 दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले सभी बच्चों को बता रखी थी कि अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं करके आते हो तो आप आकर के मुझसे पूछना मत कि मैं पास हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। और 20 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि मेरी क्लास में अगर मैंने 4 लोगों से अपनी क्लास शुरू की थी, इसी बार की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज़ की नहीं, 3 महीने पहले की बात है, 4 लोगों से अपनी क्लास शुरू की थी 3 महीने पहले, और अंतिम तक आते आते 40 बच्चे थे क्लास में, है ना, पूरी क्लास भर चुके थे। 20 लोगों की जगह थी हमारी कोचिंग में, 40 लोग आ रहे थे, बाकी बच्चे बाहर बैठ करके पढ़ रहे थे, क्योंकि सबको सत्य का एहसास हो जा रहा था कि आखिर असली में चीज़ें कहाँ पे कराई जा रही हैं। हर जगह पर सिर्फ रटना सिखाया जा रहा था, और मैंने बच्चों को पहले ही बोल रखा था कि ये एग्जाम अगर आप पास कर सकते हैं तो केवल और केवल लिख करके पास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। तो देखिए, ये मैंने लैपटॉप बगल में खोल रखा है ना, और इसमें देख लीजिए, इसमें केवल क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है, और कुछ नहीं मैं खोल करके बैठा हूँ, केवल क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें थी, और हम लोग सारी चीज़ों को, मतलब सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूं एक बार पहले क्वेश्चन पे, ताकि कोई दिक्कत ना हो और आप लोग आराम से बीच में, मतलब कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो चलिए, लगभग सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, और अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मतों की समीक्षा कीजिए। अब ये प्रश्न ऐसा था ना कि जिसे मैंने अपनी क्लास में हजारों दफा समझाया था कि अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आदिकाल का परिचय देना है 2-3 पंक्तियों में। जैसे कि आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कालखंड है, जो 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक विस्तृत है। इसके प्रतिनिधि कवि सरहपा और अमीर खुसरो, विद्यापति, पृथ्वी चंद बरदाई इत्यादि हैं। बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और इसके बाद लिखना था कि आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं, ठीक है। इसमें आपको पहला नाम किसका देना था, मिश्र बंधुओं का देना था। क्या लिखना था आपको, मतलब मिश्र बंधुओं का नहीं देना था, प्रारंभिक काल लिखना था, पहला नाम, ठीक है। पहली हेडिंग डालनी थी और प्रारंभिक काल लिख करके आपको लिखना था कि यह नामकरण मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी साहित्य और भाषा के उदय के कारण दिया गया, परंतु इस नामकरण से किसी भी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, अतः यह नामकरण उचित नहीं है। बस इतना ही लिखना था, 125 शब्द का ही तो आंसर है, ठीक है। फिर दूसरा नामकरण, आप दूसरा नामकरण लिखते। दूसरा नामकरण क्या, बीजवपन काल किसने दिया था, यह नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया, क्योंकि उनका मत था कि आगे आने वाले सभी कालखंडों की प्रवृत्तियां इस कालखंड में बीज रूप में विद्यमान थी, परंतु आधुनिक काल में लोकतंत्र से मोहभंग जैसी प्रवृत्तियां इस कालखंड में कतई दिखाई नहीं पड़ सकती, अतः यह नामकरण भी उचित नहीं है, ठीक है। फिर अगला तीसरा पॉइंट वीर गाथा काल। यह नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रासो साहित्य की प्रमुखता के आधार पर दिया गया, परंतु 12 में से केवल 4 रासो ग्रंथ ही वीर गाथात्मक थे, और यह नामकरण श्रृंगारिक और भक्तिपरक और योग धारा की कविताओं को अपने अंदर समेट नहीं पाता, इसलिए यह नामकरण उचित नहीं है। फिर आखिरी में पैरा चेंज करके, इस कालखंड का सर्वोत्कृष्ट नामकरण आदिकाल ही हो सकता है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया, क्योंकि इस नामकरण से किसी भी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, और इस कालखंड में इतनी अधिक प्रवृत्तियां थी कि उनके लिए किसी एक नामकरण को उठा करके रख पाना उचित नहीं लगता है, अतः यही नामकरण सर्वश्रेष्ठ है। हो गया आंसर, बस इतना ही तो था, 125 शब्द। फिर दूसरा क्या है, हिंदी में राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। भाई एकदम इजी सा क्वेश्चन। आपको क्या लिखना था, हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे कालखंड के अंतर्गत एक काव्यधारा राम काव्यधारा थी, जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, ठीक है। राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहली प्रवृत्ति, आदर्शवाद की स्थापना। रामचरितमानस के अंतर्गत आदर्शवाद की स्थापना की गई है ना। एक राम राज्य क्या है, आदर्शवाद ही तो है, यूटोपिया ही तो है, कल्पनालोक ही है तो है ना, जहां पे किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होता। तो आदर्शवाद की स्थापना की गई है रामराज के माध्यम से, ठीक है। फिर दूसरी प्रवृत्ति क्या है इस कालखंड की, तो दूसरी प्रवृत्ति सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राम काव्य परंपरा अकेली ऐसी काव्य परंपरा है पूरे भक्ति काल में, पूरे रीतिकाल में और पूरे आदिकाल में, जिसने बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल, इन सब का वर्णन किया है, ठीक है। और आप लोग इसका जानते ही हैं, ये पंक्तियां सुना होगा आपने, है ना। बलि बनिक को बनिस न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहें, एक एक अंशो कहाँ जाई का करी,
है ना। ये पंक्ति केवल आप लिख देते मजा आ जाता, या मांग के खैबो मसीद के सोइबो, या लालची ललात बिललात द्वार द्वार दिन बदन मलिन मन बिटे न बसुरड़ा, है ना। ये सारी पंक्तियां भैया केवल राम काव्य परंपरा में मिलती हैं। तो भाई वास्तविक सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन ये कर रहे थे, बेरोजगारी, भूखमरी इत्यादि चीजों का सामाजिक यथार्थ का वास्तविक उद्घाटन इन्होंने ही किया था, ठीक है। फिर तीसरी प्रवृत्ति अवतारवाद या सगुण काव्यधारा की प्रवृत्ति। इनका सिद्धांत क्या था आप लोगों को अच्छे से पता है, विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत पर, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत पर या द्वैतवाद के सिद्धांत पर पूरा सगुण काव्यधारा आधारित है, तो आप वही चीज लिखते हैं, ठीक है। फिर चौथा समन्वय की परंपरा। आपको पता ही है कि तुलसीदास के काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा का काव्य कहा जाता है। अब आप ये मुझे मत कहिएगा कि राम काव्य परंपरा पूछा, भैया पूरी राम काव्य परंपरा बनी ही तुलसीदास जी के सिद्धांत के आधार पर है। इन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय किया, ब्रज और अवधि का समन्वय किया, ठीक है, सगुण और निर्गुण का समन्वय किया, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ वेदा, ठीक है। तो ये है भैया इसकी प्रमुख प्रवृत्ति, ठीक। और प्रमुख प्रवृत्तियों में ये भी याद रखिएगा कि प्रमुख प्रवृत्तियों में केवल भाव पक्ष नहीं आता, इसके बाद शिल्प पक्ष भी। तो शिल्प पक्ष भी थोड़ा सा लिखते कि इस कालखंड की भाषा, मतलब इस परंपरा की भाषा प्रमुखतः अवधि रही है, ठीक है। और कैसी अवधि? साहित्यिक परिनिष्ठिक अवधि, ठीक है। इन लोगों ने अनुप्रास अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया। बिंबों के अंतर्गत सभी 5 बिंबों का प्रयोग किया गया। प्रतीक के रूप में श्री राम भगवान को सगुण अवतारी पुरुष के रूप में स्थापित किया गया। बस इतना लिख देते, एकदम मजा आ जाता, ठीक है। देखिए आपने भाव पक्ष भी लिखा, शिल्प पक्ष भी लिखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब इसी से आप मैच कर लीजिएगा कि आपने इसके कितना करीब लिखा है। अगर आपने इसके 50 से 60% करीब लिख दिया है तो भैया आपका सिलेक्शन तय है, कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आपने 20 क्वेश्चन किए हैं। फिर तीसरा है बिहारी सतसई का महत्व स्थापित कीजिए। महा इजी क्वेश्चन है ना भैया। बिहारी को जानते क्यों है? बिहारी को हम लोग जानते हैं उनकी समाहार करने की शक्ति के कारण। समाहार शक्ति का मतलब होता है बहुत कम में बहुत अधिक को समाहित कर लेना। तो बिहारी सतसई के महत्व में आप लोगों को कुछ नहीं करना था, बिहारी सतसई का शिल्प पक्ष लिख देना था, ठीक है। शिल्प पक्ष में आप लोग क्या लिखते हैं? शिल्प पक्ष में 3-4 चीजें लिखी जाती हैं, भाषा, शब्दावली, रस, छंद, अलंकार, बिंब, प्रतीक, शब्द शक्ति, काव्य रूप इत्यादि चीजें लिखी जाती हैं। तो आप लोग क्या लिखते हैं? आप लोग सीधे सीधे भैया थोड़ा सा बिहारी का परिचय दे देते और बताते कि बिहारी को उनकी समाहार शक्ति के कारण याद किया जाता है, जो कि बिहारी सतसई में देखने को मिलती है, ठीक है। बिहारी सतसई का महत्व निम्नलिखित है। अब महत्व में आपको सिर्फ वही चीजें बतानी होती हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, ठीक है। तो आप बताते कि बिहारी की कविता, ठीक है, बिहारी की कविता समाहार शक्ति के गुणों से परिपूर्ण है, या बिहारी के दोहे समाहार शक्ति के गुणों से परिपूर्ण है, क्योंकि ये बहुअर्थी हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? बहुअर्थी हैं, इनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। दूसरी चीज अलंकार। अलंकारों में इन्होंने श्लेष और यमक अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। जैसे कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दूत होई, कई अर्थ निकलते हैं इसके, ठीक है। या इसी तरीके से एक तो है वो गले का हार वाला कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इसी समय लाइव उसमें तो याद नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर याद आ गया तो मैं बता दूंगा। वो मछली से कुछ करके एक गले का हार वाला था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो भैया यमक और श्लेष अलंकारों का इन्होंने भर भर करके प्रयोग किया है, ठीक है। और इन अलंकारों के प्रयोग से कविता में बहुत सारे अर्थ भर जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो इसके कारण भी बिहारी अपने में अप्रतिम है, ठीक है। फिर तीसरी चीज, इन्होंने जिन शब्द शक्तियों का प्रयोग किया, तो शब्द शक्ति में इन्होंने अभिधा में बातें ही नहीं कही हैं, इन्होंने केवल लक्षणा और व्यंजना में बातें कही हैं, जिससे कविता में अनेक अर्थ भर रहे हैं। और इतना अधिक लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग किसी अन्य कवि ने किया ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है सतसैया के दोहरे जो नाविक कीर्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख करके चले गए, है ना। तो भाई यही चीज आपको लिखनी थी और इन्हीं दोहों के साथ लिखनी थी। फिर इसके बाद समास शक्ति, छोटे छोटे समास हैं, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात, ठीक है। एकदम छोटे में पूरा राज दरबार उपस्थित कर दिया है ना। तो ये शक्ति कहीं पर और है ही नहीं। इसी कारण से बिहारी के दोहों को हिंदी साहित्य का अमूल्य रत्न कहा जाता है। और बिहारी के दोहे कहाँ संकलित हैं? बिहारी सतसई में संकलित हैं। इसीलिए बिहारी सतसई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, ठीक है। और जब पाश्चात्य विद्वानों ने इसे पढ़ा था, विंसेंट स्मिथ में पढ़ा था, तो विंसेंट स्मिथ को भी कहने पर मजबूर होना पड़ा था कि भैया बिहारी जैसा कोई लिख ही नहीं सकता। और यही चीज आपको लिख देनी थी, काम खत्म। फिर अगला है भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको 4-5 पत्रिकाओं के नाम गिना देने थे, हरिश्चंद्र सुधा, ठीक है, और बाला बोधनी और ब्राह्मण, ये जो पत्रिकाएं थी उस कालखंड के, उनके नाम गिना देने थे। और उसके बाद आपको लिखना था कि इस कालखंड की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। जो स्वरूप पूछा ना, ये कुछ और है नहीं, ये प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। तो स्वरूप में आप क्या लिखते हैं? भैया राष्ट्रीय जागरण, इन पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का काम किया गया। फिर सामाजिक यथार्थ को उद्घाटित करने का काम किया गया, ठीक है। उस समय छुआछूत, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम विभेद, ये सारी चीजें प्रचलित थी। पर्दा प्रथा, ये सारी चीजें प्रचलित थी। और स्त्री शिक्षा ना देना, ये सारी चीजें प्रचलित थी। तो इनके विरोध में लिखा गया,
ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय जागरण हो गया, सामाजिक यथार्थ हो गया, फिर जिंदा दिली। इस कालखंड के लोगों में जिंदा दिली थी, है ना। ये व्यंग में बातें कहते थे ताकि अंग्रेज सरकार इनको डंडे से ना पीटे, तो इन्होंने जो लेख लिखे वो व्यंग में लिखे, ठीक है। तो जिंदा दिली का की पत्रकारिता थी इनकी, ठीक है। इसके बाद चौथा, इन्होंने हिंदी का स्वरूप स्पष्ट किया। आधुनिक हिंदी लिखने वाले यही लोग तो थे, ठीक है। गद्य में सबसे पहले इन्होंने तो लिखना शुरू किया, ठीक है। तो आधुनिक हिंदी का स्वरूप भी किसने स्पष्ट किया? इन्हीं लोगों ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से स्पष्ट किया। पत्रकारिता के माध्यम से जन चेतना फैलाई। पांचवा पॉइंट आपका यही है, जन चेतना फैलाने का काम इन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से किया, ठीक है। तो इतने सारे चीज हैं जो कि आपको लिख देनी थी, बस काम खत्म, कुछ नहीं। अगला है नई कविता का आशय स्पष्ट करते हुए इसके किसी प्रमुख कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। एकदम इजी सा है, 50 बार बच्चों को बताया था। नई कविता में कौन कौन सी चीजें होती हैं? नई कविता की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है लघु मानव की अवधारणा, कि आज तक ऐसा मनुष्य जो कभी साहित्य के केंद्र में नहीं था, जिसको मर जाने के लिए एकदम रखा गया है, जो मर जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, उस मानव को कविता का केंद्र बनाया गया नई कविता में, ठीक है। और इन्होंने सीधे सीधे लिखा है, कोई तो चिन्हेगा हमें कि हमारे हाथों में गुलमोहर के फूल थे, ठीक है। तो ये पहली प्रवृत्ति हो गई। दूसरी, वैयक्तिकता की प्रवृत्ति। ये सीधे सीधे कहते हैं कि भैया हम अकेले हैं, है ना, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं सुरत सुनिए। अब आप लोगों में से कुछ लोग ज्ञान देने बताइएगा कि ये प्रयोगवाद की भी प्रवृत्ति है। भैया प्रयोगवाद और नई कविता के कवि एक ही है, मिलते जुलते। मूल 3 कवि शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे और मुक्तिबोध, यही 3 है, ठीक है। और ये प्रयोगवाद में भी है, नई कविता में भी है। तो भैया प्रवृत्ति भी एकदम अलग नहीं हो गई है, मैच करती है, ठीक है। फिर तीसरा, बुद्धिवाद, है ना। इन्होंने सीधे सीधे कहा है, ये उपमान मैले हो गए हैं देवता, इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये किस चीज की बात है? बौद्धिकता की बात है। या अज्ञे कहते हैं कि आओ बैठो हरी घास पर क्षण भर, कि आओ केवल क्षण भर ही मेरे साथ हरी घास पर बैठना, मेरी प्रेसी की कोई देख ना ले, है ना। तो भाई ये प्रवृत्ति है, अतिशय बौद्धिकतावाद, ठीक है। फिर वैयक्तिकतावाद, ठीक। फिर इसके बाद क्षणवाद, कि हर क्षण को जी लेना चाहते हैं ये लोग, है ना, हर क्षण को जी लेना चाहते हैं। फिर पांचवा, लोकतंत्र से निराशा या मोहभंग। अब कुछ लोग ये मत बताना कि समकालीन कविता की प्रवृत्ति है, समकालीन कविता बाद में आएगी, वहां पे अलग तरीके की है, यहां पे भी है। मुक्तिबोध सीधे कहते हैं, वैसे यह जिंदगी भोजन है, मौज है, हर कोई इस रेल पेल में कहीं जा रहा है, लेकिन लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। और उनकी पूरी कविता अंधेरे में सामाजिक व्यवस्था के मोहभंग की ही तो शिकायत करती है, ठीक है। तो भैया यही थी नई कविता की प्रवृत्ति, बस। और किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना था, मतलब किसी एक कवि ने क्या रचनाएं लिखी हैं, बस यही बता देना था, ठीक है। और उनका भाव पक्ष शिल्प पक्ष अगर लिख पाते तो 125 शब्द में तो क्या ही लिख पाते। प्रवृत्ति देने के बाद बस आपको केवल उनका किसी भी एक कवि का, जैसे अज्ञे ने कौन कौन से लिखे है, भग्नदूत, इत्यलम, ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा बता देना था, बस और कुछ नहीं। या अगर मुक्तिबोध का बताते तो उनका तो 2 ही है, भूरी भूरी खाक धोली, चाँद का मुंह टेढ़ा है ना। तो बस बता देना था, काम खत्म। फिर आगे चलिए, रेखा चित्र के विकास में महादेवी वर्मा का भी योगदान बताइए। भैया हजारों बार बताया है कि रेखा चित्र क्या होता है, अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाया, और पता नहीं कितनी बार उन लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। और कहा था कि अगर किसी का नाम आएगा तो केवल महादेवी वर्मा पे क्वेश्चन आएगा और किसी पे नहीं आएगा। तुम लोग झूठ मूठ का परेशान मत हो। क्वेश्चन आया, किस पे आया? महादेवी वर्मा पे आया। महादेवी वर्मा के इस क्वेश्चन में करना क्या था आप लोगों को? कुछ नहीं करना था। महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों के नाम गिनाने थे, संस्मरणों के नहीं। संस्मरण पूरे संग्रह को कहा जाता है। और रेखा चित्र क्या था? रेखा चित्र किसी एक एक व्यक्ति पे होते हैं, जैसे बिट्टू, घीसा, सबिया, ठीक है। और भाई इनका क्या था, भक्तिन, ये सारे के सारे इनके संस्मरण थे, है ना, अरे रेखा चित्र थे, ठीक है। तो इन रेखा चित्रों को आपको बताना था कि रेखा चित्रों के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान क्या है। तो आपको बस यही बताना था कि रेखा चित्र की जो विशेषताएं होती हैं, क्या वो विशेषताएं महादेवी वर्मा ने लिख रखी हैं कि नहीं, है ना। तो रेखा चित्र में रेखाओं के माध्यम से चित्र खींचा जाता है किसी व्यक्ति का। तो महादेवी वर्मा ने भक्तिन जैसे इसमें, या साबिया जैसे में, घीसा में, इन सब में बहुत अच्छे से रेखा चित्र की सभी प्रवृत्तियों का पालन किया है, ठीक है। फिर इसके बाद आप बताते कि इनके रेखा चित्रों की भाषा भावनात्मक है, सरल है, सहज है, रोचक है, जो हिंदी साहित्य में रेखा चित्र को आरंभ में ही ऊंचाई पर पहुंचा देती है। यह है इनका महत्व, ठीक है। और क्या महत्व हो सकता है? तो भाई इसके बाद रेखा चित्र के अंतर्गत किसी सजीव का वर्णन किया जाता है। इन्होंने अपने रेखा चित्रों में केवल सजीवों का ही वर्णन किया है। रेखा चित्र में कला के तत्वों को उकेरा जाता है, ठीक है। रेखा चित्र ही एक ऐसी विधा है जिसमें साहित्य के साथ साथ चित्रकला के तत्व भी आते हैं। तो इन्होंने एक एक व्यक्ति का विधिवत चित्र खींचा है कि किसकी दाढ़ी कहाँ है, किसकी मूंछ कहाँ है ना। और व्यक्तित्व को भी वैसे ही चित्रित किया है कि भक्तिन का तो एक प्रसंग ही मिलता है। भक्तिन क्या कहती है कि भैया रुपए घर में फेंके पड़े मिलते हैं तो मैं उठा करके अपने पास रख लेती हूं, क्योंकि मैं इसे अपना घर समझती हूं, मैं कोई चोरी नहीं करती। तो आप सोचिए कि किस हद तक इन्होंने चित्र उकेरा है,
है ना। तो यही आप लोगों को बताना था, बस हो गया, खत्म। फिर अगला था रस के अवयवों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना था, एक सूत्र लिखना था भरत मुनि वाला, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श रस निष्पत्ति। ठीक है, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव की परिभाषा देनी थी, फिर आलंबन उद्दीपन बता देना था। कोई एक उदाहरण आपको, मतलब एक उदाहरण कोई लिख देते और उस उदाहरण के माध्यम से उसमें कौन आलंबन है उद्दीपन है ये बता देते। फिर उसके बाद अनुभाव की परिभाषा देते, ठीक है, और अनुभावों के बारे में थोड़ा सा मतलब परिभाषा दे करके बता देते कि अनुभाव होते क्या हैं। ठीक, जैसे कि भावों के पश्चात जो उत्पन्न होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। फिर संचारी भाव, भावों को तीव्र करने के लिए, ठीक है, अचानक से क्षण भर के लिए उत्पन्न होने वाले और क्षण भर में विलीन हो जाने वाले तत्व व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है और 3-4 का नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे अंत में आप स्थायी भाव लिखते हैं। स्थायी भाव भैया ऐसे भाव हैं जो रस में परिपक्व होते हैं, है ना। तो स्थायी भाव भी लिख देते, कोई एक कविता का उदाहरण दे देते, काम खत्म हो जाता, बस इतना सिंपल सा था। फिर अगला क्वेश्चन था उपसर्ग और प्रत्यय में निहित अंतर बताते हुए प्रत्यय के भेदों की उदाहरण चर्चा कीजिए। पता नहीं कितनी बार बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा था मैंने क्लास में, ठीक है, जब क्लास टेस्ट हो रहे थे। तो उपसर्ग क्या है भैया, आप लोगों को सीधे सीधे उपसर्ग की परिभाषा देनी थी कि ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी शब्द के शुरुआत में लग करके या आरंभ में लग करके या ऐसे शब्द जो किसी शब्द के शुरुआत में लग करके उसमें विकार उत्पन्न करते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय की परिभाषा, जो किसी शब्द के अंत में लग करके विकार उत्पन्न करते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। यही इनका भेद हो गया, परिभाषा ही इनकी भेद हो गई। फिर इसके बाद भैया आपको सोदाहरण चर्चा करनी थी प्रत्यय के भेदों की। तो 2 प्रत्यय होते हैं, कृत और तद्धित, और दोनों का एक एक उदाहरण आप दे देते, काम खत्म हो जाता, बस। ठीक है, फिर इसके बाद अगला है बाणभट्ट की कृतियों का सामान्य परिचय दीजिए। देखिए मैं एग्जैक्ट केवल आपको आउटलाइन बता रहा हूं कि किस आउटलाइन में आपको लिखना था, ताकि समय अधिक ना लगे, क्योंकि ज्यादा समय लगेगा तो बहुत सारे बच्चे जो है बोर भी हो जाते हैं ना। बाणभट्ट की कृतियों का सामान्य परिचय दीजिए। कुछ नहीं करना था भैया, बाणभट्ट ने जो कृतियां लिख रखी हैं आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, हर्षचरित और कादंबरी। मूलतः इन 2 के बारे में आप लोगों को बताना था। बाकी सभी मतलब बाकी जो कृतियां हैं उनके बारे में नहीं भी बताते तो चलता, लेकिन एग्जामिनर जिन 2 कृतियों को देखना चाहता है वो कौन सी हैं, वो आप लोग अच्छे से याद रखिए कि एक तो है भैया हर्षचरित, दूसरी है कादंबरी। अगर आप चंडी शतक नहीं भी लिखते, क्योंकि चंडी शतक जो है वो थोड़ा सा विवादास्पद है कि इसे बाणभट्ट की कृति माने कि ना माने, कि कुछ मतलब थोड़ा सा विवाद बनता है, ठीक है, तो इसलिए अगर उसको ना भी लिखते तो चल जाता। बस आप लोगों को बाणभट्ट की दोनों कृतियां लिख देनी थी कि हर्षचरित में हर्ष के जीवन का वर्णन मिलता है और कादंबरी जो है बाणभट्ट की सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य रचना मानी जाती है। और भैया ये हिंदी का पहला उपन्यास, मतलब संस्कृत का पहला उपन्यास भी माना जाता है, जो कि क्या है, एक प्रेमाख्यान कथा है। ठीक है, तो बस इतना ही आप लोगों को लिख देना था। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि कादंबरी जो है बाद में उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। बस इतना ही लिखना था भैया, और कुछ नहीं लिखना था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, अगला क्वेश्चन है भैया, अब 200 शब्द वाले आ गए हैं। पहला था संत काव्य के विकास में कबीरदास की भूमिका पर प्रकाश डालिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था भाई, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक, आप लोगों को सबसे पहले बताना था कि संत काव्य धारा है क्या। ठीक है, तो संत काव्य धारा आप लोगों को अच्छे से पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे कालखंड भक्ति काल, जो कि 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक विस्तृत है, उसकी 4 काव्य धाराओं में से एक काव्य धारा है। ठीक है, संत काव्य धारा। ठीक, फिर संत काव्य धारा के विकास में कबीरदास की भूमिका का वर्णन करना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये बताना है कि कबीरदास के अंदर संत काव्य धारा की कौन सी प्रवृत्तियां मिलती हैं। तो संतों की क्या प्रवृत्तियां होती हैं, अक्खड़पना और फकीरपना। पहली प्रवृत्ति, क्या ये प्रवृत्ति कबीरदास में थी? बिल्कुल थी। दूसरा, अस्वीकार का साहस। ठीक, संत किसी से डरते नहीं थे। अस्वीकार का साहस, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा है ना कि कबीर में ही तो अस्वीकार का साहस था। ठीक है, तो क्या ये प्रवृत्ति कबीरदास में मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तीसरा, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, जिस जगह पे गए उस भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, क्या ये चीज मिलती है? बिल्कुल मिलती है। इसलिए उनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भी कहा है ना। आप लोगों ने सब पढ़ रखा है भैया, कुछ नहीं करना था, यही बताना था। ठीक है, ये प्रवृत्ति भी क्या उसमें मिलती है? बिल्कुल मिलती है। फिर संत काव्य धारा की अगली प्रवृत्ति निर्गुण काव्य धारा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। क्या ये प्रवृत्ति कबीरदास में थी? बिल्कुल थी। ठीक है, फिर इसके कहते हैं ना राम नाम का मर्म है आना, ये भैया निर्गुण काव्य धारा की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है, यही लिख भी देनी थी, यही उदाहरण भी देना था। फिर इसके बाद आप लोग सोच करके देखिए कि गुरु की महत्ता, क्या गुरु की महत्ता इन्होंने स्वीकार की है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं, है ना, तो भैया गुरु की महत्ता भी स्वीकार की है। ठीक, फिर माया का विरोध, माया को त्यागना है। ठीक है, तो भैया माया महाठग नहीं हम जाने, किसने कहा है? कबीर ने ही कहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या बोलते हैं, अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की स्थापना। ठीक है, तो अद्वैत वेदांत पर ही आधारित तो कबीर का दर्शन है। तो भैया सारी प्रवृत्ति तो मिल गई, 8 तो मैंने बैठे बैठे यहीं पे गिना दी। तो आप लोग सोच लीजिए, अगर यही लिखा है तो एकदम सही लिखा है। तो यही तो कबीरदास ने किया था, यही उनकी भूमिका है, मतलब संत काव्य के विकास में। ठीक है, तो पूरा संत काव्य धारा उन्हीं से तो चली, तो उन्होंने जो प्रवृत्तियां स्पष्ट की वही संत काव्य धारा की प्रवृत्तियां बन गई। यही है भैया कबीरदास का
कबीरदास की भूमिका। फिर अगला है रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। इजी क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन 50,000 बार बच्चों को मैंने अपनी क्लास में बताया था। रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, पहले तो यही जान लीजिए। देखिए, संस्कृत में लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे जिनमें बताया जाता था कि कविता के लक्षण क्या होने चाहिए, ठीक है। संस्कृत के उन्हीं लक्षण ग्रंथों को आधार बना करके हिंदी के कुछ कवियों ने, हिंदी के कुछ रचनाकारों ने अपने लक्षण ग्रंथ लिखे, और जो उन्होंने अपने लक्षण ग्रंथ लिखे उसी को आधार बना करके उन्होंने कविता भी लिखी कि देखो भैया, कविता के नियम ऐसे हैं और इस नियम के अनुसार ऐसे कविता लिखी जाती है। ऐसे सभी कवि क्या कहलाए, ऐसे सभी कवि कहलाए रीतिबद्ध कवि। तो पहले आपको यह परिभाषा दे देनी थी। फिर आप लिखते कि रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। इनमें कौन कौन आते हैं, केशवदास, चिंतामणि, भूषण, जटाशंकर, ये सारे के सारे आ जाते हैं। इनका नाम लिख देते और फिर लिखते हैं कि रीति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, लक्षण ग्रंथ की प्रवृत्ति। इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने लक्षण ग्रंथ लिखे, फिर 2-4 लक्षण ग्रंथों का नाम लिख देते। दूसरा, ठीक है, इसके बाद आप दूसरा लिखते श्रृंगारिक कविता की प्रवृत्ति। इन्होंने श्रृंगारिक कविताएं लिखी, सबने लिखी हैं, चाहे जितने भी रीतिकाल के हों, इसीलिए इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ठीक है। फिर तीसरा, इन्होंने कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी जो दूसरों को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी, है ना, और ये चीज भी कहां मिलती है, केवल रीतिबद्ध काव्य धारा में मिलती है। फिर चौथा, ठीक है, ये सभी दरबारों से संबंधित थे और दरबारी जीवन के बारे में कविता लिख रहे थे, ठीक है। ये हो गया शौर्य और विलास की कविता। पांचवा, इन्होंने शौर्य और विलास से संबंधित कविताएं लिखी, ठीक है। जैसे भूषण को देख लीजिए, उनके यहाँ एल बैल ठैल पैल गबरन में गैल गैल, वीर और श्रृंगार, इन्हीं दो चीजों की का वर्णन ही मिलता है। बच्चन सिंह ने साफ साफ कह भी रखा है कि वीरता और मतलब शौर्य और विलास, यही दो चीजें पूरे रीतिकाल में मिलती हैं, ठीक है। तो यही प्रवृत्ति है रीतिबद्ध कविता के। इन्हीं प्रवृत्तियों को आपको लिख देना था, एक आध एग्जाम्पल दे देने थे, काम खत्म। फिर आगे चलिए, 13वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर विस्तार से लिखिए। भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधे सीधे आपको बस यही बताना था कि खड़ी बोली हिंदी के विकास में उन्होंने क्या क्या किया, सिर्फ यही बताना था, क्योंकि हिंदी साहित्य का मतलब और कुछ नहीं, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी के विकास में बहुत कुछ किया था, वही आपको बताना था। जैसे कि हिंदी का व्याकरण किसने लिखा, हिंदी का व्याकरण लिखा कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी, और दोनों को व्याकरण लिखने की प्रेरणा किसने दी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी। तो आपको लिखना था कि हिंदी का प्रथम व्याकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी की महावीर प्रसाद द्विवेदी के क्या बोलते हैं सानिध्य में रह करके कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी इत्यादि द्वारा लिखा गया या उनके प्रोत्साहन से लिखा गया। दूसरा, भारतेंदु युग में जो थी कविता किस भाषा में हो रही थी, कविता ब्रज में हो रही थी, और भैया खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जा रही थी। भारतेंदु स्वयं बोल चुके थे कि खड़ी बोली हिंदी में कविता अच्छी नहीं लिखी जा सकती है और ब्रज में अच्छी कविता लिखी जाती है। लेकिन जैसे ही द्विवेदी युग आता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इस चीज को खत्म कर देते हैं, और सरस्वती पत्रिका में वो कहते हैं, सीधे सीधे कहते हैं कि मैं उन्हीं लोगों की कविताएं छापूंगा जो हिंदी में लिख करके भेजेंगे। और उन्होंने अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, और हरिऔध जी को, और इसके बाद भाई मैथिली शरण गुप्त जी को, दोनों को कहा उर्मिला विषयक उदासीनता वाला लेख जो है वो लिख करके, कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता वाला लेख लिख करके ये कहा कि भैया आप लोग इन चीजों पर कविता लिखिए, ठीक है। तो उन चीजों पर कविता लिखी गई और खड़ी बोली में कविता लिखी गई, और हिंदी के आरंभिक महाकाव्य उन्हीं की प्रेरणा से लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध जी ने, ठीक है। फिर तीसरा, इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप स्पष्ट किया। जैसे कि हिंदी का व्याकरण बन रहा था उस समय, बहुत सारे लोग मैं, था, है, इन सब में गलतियां क्या करते थे, उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट किया, हिंदी को मानकीकृत किया, ठीक। तो ये इनका काम था। फिर इसके बाद चौथा, इन्होंने सभी लोगों को यह कहा कि आप अगर ठीक ढंग से ठीक हिंदी में लिख करके रचनाएं भेजेंगे तभी मैं उनको छापूंगा, नहीं तो नहीं छापूंगा। तो हिंदी एक मानकीकृत पैटर्न पर आगे बढ़ी, ठीक। इसके बाद इन्होंने एक चीज लिखी, एक लेख लिखा था जिसमें इन्होंने कहा था कि चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत बिच्छू सब पे कविता हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने हिंदी के विषय वैविध्य का विस्तार किया। छठवां, इन्होंने संपत्ति शास्त्र जैसा ग्रंथ लिख करके सिद्ध किया कि हिंदी में अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक चीजें लिखी जा सकती है। तो ये योगदान किसका है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगर ये आप लिख देते एकदम मजा आ जाता। अगला क्वेश्चन था, छायावाद का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों का महत्व स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें कुछ नहीं कहना था, आपको बस बताना था कि द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के विरोध में छायावाद का जन्म हुआ, और इसीलिए छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में जो कविता लिखी गई थी उसमें न तो व्यक्ति का महत्व था और न ही सूक्ष्मता थी, केवल ऊपरी स्तर पर, सतही स्तर पर कविताएं की जा रही थी। तो छायावाद के अंतर्गत सूक्ष्म स्तर पर कविताएं रची गई, यही अर्थ है छायावाद का, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रहों का महत्व स्पष्ट करना था, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, चित्राधार,
है ना। और वो कौन सा है भाई, पल्लव, अरे पल्लव नहीं, आंसू, लहर, कामायनी, ठीक है। तो मूलतः आपको जो है आंसू 1925 वाला, लहर 1927 के पास हुआ था ना, और कामायनी 1935-36, इन्हीं तीन के बारे में आप लोगों को बताना था, क्योंकि मूलतः यही छायावादी काव्य हैं, ठीक। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बता देते कि इनका महत्व क्या है। तो महत्व में आप क्या बताते, महत्व में आपको कुछ नहीं बताना था, शिल्प पक्ष बताना था, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया, सब मतलब शिल्प पक्ष बताना था, थोड़ा सा भाव पक्ष बताना था कि भैया सबसे पहला काम तो इन्होंने ये किया कि कविता में सूक्ष्मतम स्तर पर उतरे, ऊपर से सतही स्तर से चीजों को देखना बंद किया, ठीक है, इनके काव्य संग्रहों की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि इन्होंने कविता की आत्मा को छूने का प्रयास किया, है ना, कविता के केवल बाह्य शरीर को नहीं, कविता की आत्मा को अंदर से छूने का प्रयास किया। तीसरा, इन्होंने प्रतीकों को स्थापित किया, जैसे कि कामायनी क्या है, कामायनी एक रूपक महाकाव्य है ना, आप लोगों को पता है, उसमें मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय के प्रतीक हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्रतीकों को स्पष्ट किया। इसके बाद पहली बार हिंदी साहित्य के अंतर्गत श्लेष और यमक अलंकारों को स्थापित किया, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का मेल किया, मतलब की स्थापना की इन्होंने ही, और यही चीज आपको लिखनी थी, यही इनके काव्य संग्रहों का महत्व है, ठीक है। तो बस ये हो गया, इतना लिख देते, मजा आ जाता। और याद रखिए कि मैं थोड़ा जल्दी ही बता रहा हूँ, एकदम डिटेल में नहीं बता रहा, केवल मैं आउटलाइन ही बता रहा हूँ कि इस रूपरेखा पर आपको लिखना था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद क्या है, इसके विकास में अज्ञेय के प्रदेय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, है ना। तो प्रयोगवाद पूछा गया है, तो प्रयोगवाद के बारे में आपको लिखना है कि पहले सप्तक के आरंभ से, पहला सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1943, ठीक है। तो पहले सप्तक के आरंभ से हिंदी साहित्य में एक नई क्रांति, एक नई विचारधारा या एक नए प्रकार की कविता का उदय हुआ, जिसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बस यही था, ठीक। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो इसके प्रमुख कवियों का आप नाम लिख देते हैं, जो तार सप्तक के 7 कवि हैं उनमें से 2-3 का नाम लिख देते, या 3 कवियों का नाम हमेशा याद रखा कीजिए, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और अज्ञेय, ठीक है। यही 3 है भैया, प्रयोगवाद वाले भी और नई कविता में भी, है ना। तो इन 3 का नाम लिख देते हैं। इसके बाद फिर आपको क्या बताना था, इसके बाद बताना था कि इसके विकास में अज्ञेय के प्रदेय पर अपना विचार व्यक्त करना था। तो भाई मेरे, वास्तव में जितना भी प्रयोगवाद में लिखा गया है सब अज्ञेय की ही अवधारणा है। तो आपको लिखना था पहली चीज, ठीक है, पहली विशेषता, नए नए प्रयोगों की धुन, ठीक है। इन्होंने सीधे सीधे अज्ञेय ने कहा है कि भैया हम प्रयोगवादी हैं, हम नए नए प्रयोग कर रहे हैं, और इनकी एक कविता है, कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं, अगर वह एक गीत में बध गया दिखता तो कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता, ठीक है। ये उदाहरण दे देते, एग्जामिनर एकदम मस्त हो जाता, ठीक। और आप सोच करके देखिए कि ये कविता है कहाँ पे, ये भैया आप बच्चन सिंह की किताब उठाइए, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में सब लिख रखा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उससे बाहर जाता हो, ठीक है। बच्चन सिंह मेरे फेवरेट है। तो नए नए प्रयोगों की तलाश। फिर इसके बाद मोहभंग, भैया प्रयोगवाद में सब चीजों से मोहभंग हो चुका है ना, और इसीलिए प्रयोगवाद में व्यक्तिवाद की स्थापना होती है, ठीक है। तो इनकी तीसरी विशेषता व्यक्तिवाद है ना। इन्होंने क्या कहा है, हम नदी के द्वीप हैं, हम बहते नहीं हैं, हम सदा से द्वीप हैं श्वेतस्विनी के, क्योंकि बहना रोहित होना है, ठीक है। ये किसकी कविता है, अज्ञेय की ही है, ठीक। तो अज्ञेय ने ही व्यक्तिवाद की स्थापना की। फिर इसके बाद तीसरा, बौद्धिकता, इनके यहाँ शहरी बौद्धिकता का चित्रण मिलता है, शहरी मध्यवर्ग का चित्रण मिलता है। तो शहरी बौद्धिकता ही तो कहती है कि आओ बैठो हरी घास पर क्षण भर, और मेरे साथ हरी घास पर क्षण भर ही बैठना, क्योंकि कोई देख लेगा तो बजरंग दल वाले आते होंगे, पिटाई कर देंगे, है ना। तो कोई देखने ना पाए, तो ये किसने लिखा है, ये भैया अज्ञेय ने लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद नए नए प्रतीकों की तलाश। तो नए नए प्रतीकों के लिए इन्होंने क्या लिखा है कि मैं तुम्हें ललाते साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या कि मेरा हृदय सूना है या कि उथला है, नहीं मेरा हृदय सूना है या कि उथला है, बस इतना ही कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, क्योंकि बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है ना। बस इतना एग्जाम्पल लिख देते, एग्जामिनर मस्त हो जाता। फिर शहरी मध्यवर्ग का चित्रण, इसके पहले भैया प्रयोगवाद के पहले शहरी मध्यवर्ग कहीं आया ही नहीं था। प्रेमचंद वगैरह जितना भी सब कुछ लिखे थे अपने उपन्यासों और कहानियों में, और या तो प्रगतिवादी जो लिख रहे थे अपनी कविताओं में, सब जगह भैया समाज 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 भरा पड़ा था, लेकिन व्यक्ति कहीं नहीं आया था। व्यक्ति आया था छायावाद में, लेकिन छायावादी व्यक्ति जो है वो भावनात्मक है, और यहाँ वाला प्रयोगवादी जो व्यक्ति है वो बौद्धिक है, ठीक है। तो शहरी मध्यवर्ग कभी नहीं आया था। तो शहरी मध्यवर्ग का प्रथम चित्रण इसी कालखंड में मिलता है, और इसी कारण से यौन नैतिकता भी यहीं पर मिलती है। और उन्होंने लिखा भी है, मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में खड़ा नतग्रीव धैर्य धन गदहा, ये लिख करके इन्होंने सारी रोमांटिकता की कमर तोड़ दी है। तो भैया पूरा का पूरा प्रयोगवाद किसने बनाया, अज्ञेय ने ही तो बनाया,
है ना, तो यही इनका योगदान है, बस हो गया। ठीक, फिर इसके बाद प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यासों का सम्यक विश्लेषण कीजिए। कुछ नहीं करना था भैया, प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यास केवल प्रेमचंद ने ही लिखे थे, बाकी कोई और उपन्यास उनके आसपास भी नहीं था प्रेमचंद युग में, है ना। तो प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यासों का क्या विशेषता हो सकता है, तो आपको सम्यक विवेचन का मतलब है कि प्रेमचंद योगीन हिंदी उपन्यास का सम्यक विवेचन का मतलब है कि आपको हिंदी उपन्यास उस समय जो लिखे गए थे उनका क्या करना था, भावगत विशेषता और शिल्पगत विशेषता बतानी थी संक्षेप में। ठीक है, तो आप सबसे पहले बता देते कि प्रेमचंद योगीन प्रमुख हिंदी मतलब प्रेमचंद युग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप बता देते कि 1916 से लेकर के 1936 ईस्वी तक, या 1910 से लेकर के 1936, जो भी आपको बताने का मन होता बता देते कि यहाँ से यहाँ तक हम मान सकते हैं, या कुछ लोग 1905 से 1936 भी लिखते हैं, तो जो आपको मन हो इन तीनों में से कोई भी लिखते तो गलत नहीं होता। ठीक है, तो आप बता देते कि प्रेमचंद युग यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और इस युग के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं भैया? भैया प्रेमचंद के जितने भी हैं, जितने आपको याद हैं, गोदान, गबन, निर्मला, कफन, गोदान, गबन, निर्मला और क्या है, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, इन सब का नाम आप लिख देते। ठीक है, फिर इसके बाद आप बताते कि इन उपन्यासों की विशेषता क्या है। पहला, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि, पूरे के पूरे उपन्यासों में राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि दिखाई देती है। रंगभूमि राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रेमाश्रम भी भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन और साथ साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। ठीक है, वो भारत छोड़ो आंदोलन तो बाद में हुआ था, जब प्रेमचंद गोदान लिख करके जा चुके थे दुनिया से। ठीक, फिर उसके बाद ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता, यथार्थवाद की पराकाष्ठा, गोदान एकदम यथार्थ पर समाप्त होता है। तीसरा, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, जितनी भी बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी की समस्याएं हैं इनके सभी उपन्यासों में मिल जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद शहरी मध्यवर्ग और साथ साथ ग्रामीण जीवन का चित्रण, पूरा गोदान ग्रामीण जीवन पर चित्रित है, और प्रेमाश्रम और गबन, इनको अगर आप ले लें तो इनमें शहरी मध्यवर्ग भी थोड़ा थोड़ा चित्रित होता चलता है। ठीक है, तो ये इतना आप लिख देते किसके बारे में, इतना भावगत विशेषता लिख देते। फिर उसके बाद शिल्प पक्ष पर भी आते। शिल्प पक्ष भी लिखना था, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछाना है कि उन उपन्यासों का सम्यक विवेचन कीजिए, तो थोड़ा सा शिल्प पक्ष भी लिखना था। तो भाषा क्या है, भाषा खड़ी बोली हिंदी है। कैसी है, सहज सरल सुबोध खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है, और साहित्यिक भी है, एकदम गांवटी नहीं है, एकदम आंचलिक उपन्यासों जैसा नहीं है, ऐसी हिंदी है। फिर इसके बाद इन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का जमकर प्रयोग किया है, जैसे कि दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी है तो उन पांवों को दबाने में ही सुहल है। ठीक है, ये गोदान की पहली पंक्तियों में से है। तो जिन पांवों के नीचे गर्दन दबी हुई है, ये क्या है, एक मुहावरा है। ठीक है, फिर इसके बाद उन बच्चों के हाथ पैर हो जाएंगे, तो हाथ पैर होना क्या है, एक मुहावरा है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी कहानियों अपने उपन्यासों में मुहावरों का खूब जम करके प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखनी थी, है ना। फिर इसके बाद इनके उपन्यासों में महाकाव्यात्मकता के लक्षण दिखते हैं, संपूर्ण जीवन का चित्रण जैसा करने का कुछ ये प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि होरी जो है उसके शुरू का जीवन का वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन अंत तो होरी की मृत्यु पर ही होता है ना गोदान। ठीक, तो भैया महाकाव्यात्मकता के लक्षण भी मिलते हैं। फिर चौथी विशेषता, ठीक है, चौथी विशेषता मतलब अगर आप शिल्प पक्ष में जाएं तो इसके बाद चौथी विशेषता है कि इनके यहाँ नीतिपरक और आदर्शवादी और यथार्थवादी, इन तीनों कथनों का अद्भुत मिश्रण मिलता है, जो कि बाकी किसी उपन्यासकार के यहाँ नहीं मिलता। ये नीति कथन भी देते हैं, जैसे मेहता मालती का संवाद होता है तो भैया मेहता जो है दुनिया भर की नीति परक बातें करते हैं कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए, स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए, है ना। फिर आदर्शवादी बातें हैं, ठीक है, कि स्त्रियां जो है उनके अंदर दया, ममता इत्यादि के गुण होते हैं, और कोई भी स्त्री अगर पुरुषों के गुण को धारण कर ले तो वह वारंगना हो जाती है, और अगर कोई पुरुष स्त्री के गुणों को धारण कर ले तो वह साधु महात्मा बन जाता है, ये भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आदर्शवादी कथन है। फिर यथार्थवाद पे आते हैं तो होरी मर जाता है, होरी जीवित नहीं बचता, तो यथार्थवाद की एकदम पराकाष्ठा हो जाती है। तो ये है भैया इनके शिल्पगत विशेषता। फिर अगला था देवनागरी लिपि की सीमाओं का उल्लेख करते हुए इसके सुधारों के प्रयासों पर विचार कीजिए। इसमें दो चीजें आपको बतानी थी कि देवनागरी लिपि की सीमाएं क्या क्या हैं। तो देवनागरी लिपि की सीमाएं क्या क्या हैं भाई, एकदम इजी क्वेश्चन था, कई बार मैं बच्चों को बता चुका हूं। देखिए देवनागरी लिपि की कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं, जैसे कि जो बड़ा वाला श है, श और मूर्धन्य स, ठीक है, और स, इन तीनों के उच्चारण में समानता। अब इन तीनों के उच्चारण में मतलब लोग एक ही जैसा बोलने लगे, इन तीनों का उच्चारण अस्पष्ट है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, मतलब इन तीनों का उच्चारण अस्पष्ट है, सिर्फ इतना ही बताना था क्योंकि सीमा पूछा है। ठीक, फिर इसके बाद र और व और ख, इन दो को लिख दें तो पता नहीं चलता है कि र व लिखा है कि ख लिखा है। ठीक है, तो इसमें भी समस्या है। फिर तीसरी चीज कि मात्राएं आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ लगानी पड़ती हैं, जिससे समय बहुत ज्यादा लगता है। फिर चौथी चीज, सिरो रेखा लगानी पड़ती है देवनागरी लिपि में, है ना, और देवनागरी लिपि में सिरो रेखा लगाने के कारण समय बहुत अधिक लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवी चीज कि भैया मात्राएं हर तरफ लगती है, इसके कारण बहुत सारे फॉन्ट रखने पड़ते हैं, ये भी समस्या है। फिर इसके बाद पांचवी चीज कि संयुक्त अक्षर
इनके लिए अलग व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, है ना। संयुक्त अक्षरों के लिए जो अलग व्यवस्था रखी गई है उसके कारण भी फॉन्ट बढ़ते हैं, उन्हें भी समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे की चीजें, ठीक है, कि आगे की चीज़ों में और कौन कौन सी चीज, मतलब बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखाए हैं, बताए हैं बच्चों को, लेकिन अब इस तरीके से केवल ऐसे यहाँ पे बताते बताते इतने ही फिलहाल याद आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी सीमाएं हैं भैया देवनागरी लिपि की, है ना। और कुछ ऐसे विदेशी ध्वनियाँ हैं जो कि हिंदी में उपलब्ध नहीं है, जैसे कि नाइजीरियन और अफ्रीकी भाषाओं के, जैसे वहाँ पे एक ध्वनि है, तो ये ध्वनियाँ वहाँ पर ये मतलब हिंदी में है ही नहीं, है ना। तो इन ध्वनियों को भी हिंदी में शामिल करने की व्यवस्था की जाए, ठीक है। फिर हिंदी में चूंकि आगे पीछे ऊपर नीचे लिखना पड़ता है, हर तरफ लिखना पड़ता है, तो इसलिए लेखन में स्पीड नहीं बनती है, तारतम्यता नहीं होती है, पेन बार बार उठानी पड़ती है। ये भी हिंदी की समस्या, मतलब देवनागरी लिपि की समस्या है, ठीक है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, मतलब ये सब सीमाएं हैं, तो ये सब सीमाएं आप उल्लेख करते हैं। फिर इसके सुधारों के प्रयास पर विचार करना था कि अब तक आप लोगों को सुधार नहीं सुझाने हैं, सुधारों के प्रयासों पर विचार करना था कि कौन कौन से सुधार पहले सुझाए गए हैं, ठीक है। जैसे तिलक जी तिलक फॉन्ट लेकर के आए थे, ठीक है। इसी तरीके से सुनीति कुमार चटर्जी ने कुछ सुझाव दिया था। एक अन्य थे वो सावरकर बंधु, उन्होंने 12 खड़ी हिंदी की 12 खड़ी तैयार कर रखी थी, ठीक है। फिर इसके बाद केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कुछ सुझाव दे रखे थे, तो उन सुझावों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देना था। फिर एक पंचमाक्षर की व्यवस्था की गई थी, है ना, तो उन सब सुझावों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देना था, काम खत्म हो जाता, बस और कुछ नहीं था। फिर अगला था उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना था भैया, उपमा की परिभाषा देनी थी और उत्प्रेक्षा की परिभाषा देनी थी। जो लक्षण लिखा है ना वो कुछ और नहीं, वो परिभाषा है, ठीक है। और उसके बाद उनका उदाहरण दे देना था एक एक ठो, और फिर अंत में स्पष्टीकरण दे देना था कि इसमें उपमा क्यों है, इसमें उत्प्रेक्षा क्यों है, बस। फिर अगला है हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण करते हुए उनके भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। बहुत इजी, बहुत ही बेकार क्वेश्चन, मतलब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। हिंदी की बोलियों में आप लोगों को कुछ नहीं करना था, आप लोगों को बताना था कि हिंदी 5 भागों में विभक्त है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी इत्यादि, ठीक है। मतलब ये जो 5 हैं उनका 5 का नाम लिख देना था। उसके बाद आपको बताना था कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अरे बिहारी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये सब जो भी है आपका, मतलब पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, फिर बिहारी हिंदी में मगही मैथिली, है ना। फिर इसी तरीके से पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, ये सारा आप लोगों को बस इनका नाम लिख देना था, और नाम के साथ साथ क्षेत्र लिख देना था। जैसे ब्रज जो है सूरसेन मथुरा के आसपास की भाषा है, बस इतना ही क्षेत्र लिख देना था। अवधि अवध प्रदेश में बोली जाती है, बस इतना ही लिखना था, ठीक है। फिर इसके बाद भाई बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं, मगही मैथिली, ये सब ना, तो मैथिली में आप लिख देते हैं कि भैया ये पश्चिमी चंपारण इत्यादि के प्रदेशों की बोली है, बस इतना ही लिखना था भैया, और कुछ नहीं लिखना था, केवल भौगोलिक क्षेत्र लिखना था, ठीक है। फिर उसके बाद कालिदास की काव्य तथा नाट्य कृतियों की विवेचना कीजिए। इसमें क्या करना था भैया, इसमें थोड़ा सा कालिदास के बारे में बता देना था कि कालिदास संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, ठीक है। और उन्होंने भैया काव्य भी लिखा है और नाटक भी लिखा है, और आप लोग अच्छे से परिचित हैं कि कालिदास ने कौन कौन से काव्य लिखे हैं और कौन कौन से नाटक लिखे हैं, ठीक है। तो बस उनके थोड़ा सा काव्य और नाटकों का उल्लेख कर देना था और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना था। जैसे कि इन्होंने महाकाव्य लिखा है रघुवंश, तो रघुवंश के बारे में थोड़ा सा बता देते कि इसमें रघुवंश के राजाओं का गौरवशाली इतिहास वर्णित है। फिर इसके बाद आता है कुमार संभव, तो इसमें आप बता देते कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद भैया इन्होंने खंड काव्य भी लिखे, और मैंने बच्चों को ऐसे ही लिखवाया था कि इनके महाकाव्य अलग लिखवाए थे, खंड काव्य अलग लिखवाए थे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि यूबीपी से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। फिर इनके महाकाव्य के बाद भैया खंड काव्य आते हैं, तो मेघदूत है। मेघदूत में आप लोग जानते ही हैं कि मेघदूत जो है भैया वो क्या होता है, वो अपनी यक्षिणी से जो है वो बिछड़ जाता है, तो भाई पूरा का पूरा विरह वर्णन उसमें मिलता है। फिर इसके बाद ऋतु संहार है, जिसमें भारत की सभी ऋतुओं का वर्णन किया गया है ना, ये भी एक खंड काव्य है। फिर इसके बाद इनकी नाटक कृतियां हैं, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक स्वीकार किया जाता है, जो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम पर आधारित है। तो यही आपको बता देना था, बस इतना ही बताना था कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा वर्णित है। फिर विक्रमोर्वशीयम है इनका, जिसमें राजा पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है, तो बस यही आपको बता देना था। फिर मालविकाग्नि मित्रम, जिसमें जो पुष्यमित्र वंश के राजा हैं, क्या बोलते हैं, अग्निमित्र और मालविका, इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। तो बस इतना ही आप लोगों को बता देना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना था। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना बता दिया है तो भैया आप मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन तय है। और अब एक चीज़ पर और बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने 20 का 20 प्रश्न लिखा है और इसमें से 50% भी मैच कर रहा है, जो मैंने बताया उसका 50% भी मैच कर रहा है, तो सिलेक्शन मान करके चलिए कि तय है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 18-19 प्रश्न कर पाए हैं, ठीक है, 18 या 19 प्रश्न कर पाए हैं और 18-19 प्रश्न ठीक ठीक आपने लिख दिए हैं, है ना, और जो मैंने बताया उससे 60 से 70% मैच कर रहा है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं उन लोगों पे जिन्होंने 18 से कम प्रश्न किए हैं, 17 प्रश्न किए हैं। 17 प्रश्न के नीचे चले गए तो भाई मेरिट से बाहर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, फिर आप मेरिट में शायद नहीं आ पाओगे।
17 प्रश्न पे हो, 17 प्रश्न ठीक ठाक कर लिए हो तो मेरिट में आ सकते हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ भैया इस समय स्थिति इतनी बुरी है, चूंकि पहली बार ये एग्जाम हो रहा था, बच्चों को कोचिंग वालों ने इतना भरमाया है, इतना बेवकूफ बनाया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। इतना इतना पुथन्ना दे दिया है और कहा है कि भैया सारे तो हमारे ही उससे आएंगे। भाई 7 लाख पेज का पुथन्ना दे दो किसी बच्चे को, 70,000 पेज का दे दो और कह दो कि 3 महीने में रट्टा मार लो। और इसी कारण से सब बच्चे लीप करके आए हैं। यहाँ पे जब मैं बच्चों की कॉपी चेक करता था ना, तो इतनी अधिक वर्तनी अशुद्धि निकलती थी कि भगवान मालिक है कि कैसे ही वो बच्चे पास होते। और उन सब बच्चों को डंडा मार मार के मैंने तैयार किया, ठीक है। और आपको मैं आज ही लिखित में दे सकता हूं कि अगर मेरे यहाँ 40 बच्चे पढ़ते थे तो मेरे यहाँ आधे बच्चों का सिलेक्शन होगा। 20 का सिलेक्शन मैं आपको रिजल्ट के बाद दिखाऊंगा अपनी कोचिंग से, है ना। और मैं ये पूरे गारंटी और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेंस की तैयारी, मतलब जितना मेंस मैंने दिया है और जिस तरीके से मेंस मैंने लिखे हैं, कभी किसी ने लिखे नहीं, किसी को आइडिया था नहीं। तो जो मैंने कहा था वही हुआ और वही होगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात कर लूँगा और देखते हैं कि मतलब सिलेक्शन के करीब हैं आप या थोड़ा सा दूर हैं, है ना। 17 क्वेश्चन अगर आपने ठीक ठाक कर लिए हैं तो सिलेक्शन के करीब ही हैं, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। मेरिट किसी भी स्थिति में जनरल की मेरिट भैया 200 में 85 क्लियर करने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छूटे हैं। मैं खुद ही कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो 15 क्वेश्चन ही कर पाए हैं, 5 क्वेश्चन सीधे सीधे छूट गया। भैया 5 क्वेश्चन छूटने का मतलब है 60 अंक या 40 अंक आपके सीधे निकल गए। अगर 12 नंबर वाले छूटे तो 60 अंक गए, और अगर 8 अंक वाले छूटे तो 40 अंक गए। 5 क्वेश्चन छूटने का मतलब समझ रहे हैं। तो भैया अगर मान लीजिए कि आपके 8 अंक वाले छूटे हैं तो 160 नंबर बचते हैं। 160 में से 80 लाना आसान काम है क्या? आधे आधे अंक मिल नहीं पाते, क्योंकि बच्चे इस दिशा में लिखे ही नहीं होंगे जिस दिशा में मैंने बताया है ना। और इतने दिन से बच्चों की कॉपी चेक करा था ना, तो यही देखता था कि भाई जो जिस दिशा में आंसर लिखना चाहिए उस दिशा में बच्चे लिखते ही नहीं थे। उनको वो लिखना होता था जो उनको आता था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो नहीं लिखते थे। तो ये स्थिति थी। तो अब देख लीजिए, आप लोग मिला करके बताइए कि आप लोगों ने कितना, मतलब जो भी चीज़ें मैंने बताई उससे कितना मैच कर रहा है आपका, और आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर क्या हो सकता है आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ, जब कुछ अच्छी चीज़ होती है तभी बनाता हूँ, ठीक। तो इतने दिन के बाद तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिली है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।